नमस्कार, मेरा नाम है देवाशीष मिश्रा और स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की इस कक्षा में। आज का जो हमारा विषय है वो है भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को वर्तमान में ईंधन के रूप में प्रयोग करने की बात की जा रही है, जो न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित होगा और इसके साथ ही प्रौद्योगिकी के रूप से एक नवाचार को भी प्रदर्शित करेगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों है ये चर्चा में, क्या है इसके विकल्प, क्या है इसकी तकनीकी और परिवहन में इसके उपयोग क्या किए जा रहे हैं। हाइड्रोजन ईंधन चर्चा में क्यों है? हाइड्रोजन ईंधन के संदर्भ में सबसे पहली चर्चा तब शुरू हुई भारत में जब नितिन गडकरी जी एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल से संसद पहुंचे और इसके बाद में अगस्त में एक हाइड्रोजन संचालित बस का जो अनावरण है वो पुणे में किया गया। इसके साथ ही जर्मनी के द्वारा पूरी तरीके से हाइड्रोजन से चालित उत्सर्जन मुक्त ट्रेनों का प्रारंभ भी किया गया। तो विश्व स्तर पे भी हाइड्रोजन ईंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी युक्त बस का अनावरण भी अगस्त में किया गया। तो ये पिछले कई महीने से चर्चा का विषय है और इस तकनीकी को परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय बजट 2021-22 में भी राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की उद्घोषणा की गई, जिसमें अभी ये लक्ष्य रखा जा रहा है कि जब आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, यानी जब वर्ष 2047 होगा, तब तक भारत अपने ऊर्जा क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा और 25 मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इसके साथ ही इस तकनीकी में महत्वपूर्ण यह है कि जिस प्रकार से जर्मनी ने हाइड्रोजन चालित उत्सर्जन मुक्त ट्रेनों का प्रारंभ किया गया है, तो भारत में भी बहुत सारी ट्रेनें अभी भी डीजल इंजन के ऊपर संचालित हो रही हैं या विद्युत के ऊपर संचालित हो रही हैं और उस विद्युत का निर्माण किस ऊर्जा से किया जाता है? कोयले के द्वारा या पानी के द्वारा किया जाता है। और अगर इन सभी का रिप्लेसमेंट आपका कर दिया जाता है हाइड्रोजन से, तो भारत इसमें कम से कम 24 मिलियन टन आपका CO2 उत्सर्जन बचा सकता है, ऐसा एक अनुमान है। तो ये तकनीकी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त तकनीकी वर्तमान में ये है। और परिवहन में जो हमारी ऊर्जा है लग रही है और हमारे यहाँ पे जो जीवाश्म ईंधन जो हमारे यहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं, उन ऊर्जा सभी ऊर्जा स्रोतों का लगभग 85% हमको आयात करना पड़ता है। और इस आयात को अगर हमको समाप्त करना है, इस आयात में जो व्यय है वो लगभग है 12 लाख करोड़ का। तो अगर इसको हमको समाप्त करना है, इस व्यय को समाप्त करना है, इस आयात निर्भरता को समाप्त करना है, तो हमें हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के अनिवार्य विकल्प को अपनाना होगा। ऊर्जा की जो समस्या है वो केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में देखने को मिल रही है और सभी विश्व धीरे धीरे आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि न केवल ये ऊर्जाएं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, साथ ही में इनके भंडार भी आपके आगे के लिए भी सुनिश्चित रहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है तो सौर ऊर्जा के भंडार के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोजन को एक ऊर्जा के रूप में अगर हम ले रहे हैं तो हाइड्रोजन को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो जल हमारे पास में है, उससे हम वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा अपार मात्रा में हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो इन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बात की जा रही है। इसी क्रम में इस समय लिथियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे कारण ये है कि परिवहन उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मात्रा बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो बैटरी यूज होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है। तो अब उस लिथियम आयन बैटरी के लिए लिथियम की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में विश्व लिथियम की समस्या से जूझ रहा है। भारत भी इससे छूता नहीं है और भारत भी इस समस्या से जूझ रहा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये क्या है। जो वर्तमान में वैश्विक लिथियम मूल्य श्रृंखला है, इसमें पैठ बनाना संघर्षपूर्ण है। संघर्षपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्पादन कम है, मांग बहुत ज्यादा है। इस कारण से जो मूल्य है वो आसमान छू रहा है और भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए, जहां पे उसको अपने सामाजिक संकेतकों को भी ध्यान में रखना है, वहां पे इस तरीके के खतरे मूल आर्थिक रूप से बिल्कुल नहीं लिए जा सकते हैं। तो एक तो ये लिथियम समस्या की चुनौती है और वर्तमान में जो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वाहन है इनकी अधिकता बढ़ रही है, इससे भी इसकी डिमांड यानी लिथियम की जो डिमांड है
वो आपकी इंक्रीज हुई है। और इसी रूप में अगर बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग बढ़ती रही तो अनुमान है कि लिथियम आयन बैटरी की मांग 2030 तक 30% की अधिक दर से बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन समाप्त हो रहे हैं। जीवाश्म ईंधनों से परिवहन क्षेत्र मूव करेगा आपका बैटरी चालित वाहनों की ओर, और जिस प्रकार से बैटरी चालित वाहनों की ओर बढ़ेगा तो लिथियम की मांग भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बैटरी चालित वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी अनिवार्य है। अब इसमें शीर्ष जो 3 उत्पादक हैं वर्तमान में जो सबसे ज्यादा लिथियम का उत्पादन कर रहे हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चिली और चीन। यह आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शीर्ष 3 उत्पादक कौन से हैं लिथियम के। इसके अलावा एक और प्रश्न आता है, वो है लिथियम ट्रायंगल को लेकर के। लिथियम ट्रायंगल को लेकर के, यानी दक्षिण अमेरिका में जो 3 देश हैं जहां पे लिथियम उत्पादित होता है वो कौन से हैं। तो एबीसी से आप इसको याद रख सकते हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये लिथियम ट्रायंगल के दक्षिण अमेरिकी 3 देश हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, या इस प्रकार से पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है, और इन तीनों के अलावा कोई और एक चौथा देश उसमें शामिल हो सकता है, या 3 ही रहेंगे, कोई 2 ट्रायंगल से उठाएगा और एक और कहीं से रख देगा। हो सकता है एक आपको ऑस्ट्रेलिया डाल दिया जाए और आपके दिमाग में होगा कि शीर्ष उत्पादक है तो हो सकता है ये भी लिथियम ट्रायंगल में शामिल हो, लेकिन ट्रायंगल यहाँ पे भौगोलिक जुड़ाव को स्पष्ट कर रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा, भौगोलिक जुड़ाव को स्पष्ट कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया भौगोलिक जुड़ाव कहीं से भी नहीं आपका होता है दक्षिण अमेरिका से। तो दक्षिण अमेरिका के 3 देश अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये लिथियम ट्रायंगल के 3 देश हैं, और शीर्ष 3 उत्पादक ऑस्ट्रेलिया, चिली और चीन हैं, जहां पे लिथियम सबसे ज्यादा उत्पादित हो रहा है। अब अगर भारत को आवश्यकता है अपने यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज की और बैटरी चालित वाहनों को परिवर्तित करना है, तो पूरी तरीके से हमको आयात पर निर्भर करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिथियम के कोई भी स्रोत नहीं है। तो हमें या तो इन देशों पे आयात के लिए निर्भर होना होगा जो शीर्ष उत्पादक हैं, या फिर लिथियम ट्रायंगल के देशों पे हमको निर्भर करना होगा। इसी क्रम में लिथियम ट्रायंगल के जो देश हैं, लिथियम त्रिकोण के जो देश हैं, उन्होंने भारत की बढ़ती मांग को पूरा करने की पेशकश की है। अब यहाँ पे आप दक्षिण दक्षिण सहयोग का भी एक विकल्प देख सकते हैं। साउथ साउथ कोऑपरेशन किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली काम करता है ऊर्जा के क्षेत्र में भी। तो इन देशों ने ये बोला है कि अगर इंडिया को इस तरीके की डिमांड की आवश्यकता है तो हम उस डिमांड को पूरा करेंगे। तो ये लिथियम की वर्तमान समस्या है, भारत किस तरीके से इससे जूझने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन सबसे बड़ा विकल्प है, लिथियम का सर्वश्रेष्ठ विकल्प। लिथियम के बदले अगर हमें यूज करना है तो वो हाइड्रोजन हो सकता है। अब अगर हाइड्रोजन सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है तो ईंधन स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के क्या फायदे और चुनौतियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये स्वच्छ ईंधन स्रोत है, इससे कोई भी उत्सर्जन नहीं होता है। उत्सर्जन के रूप में केवल जल आपका निस्सृत होता है। जो परिवहन है, अगर वहां पे आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज करेंगे तो केवल जल निकलता है, और ये स्वच्छ ईंधन स्रोत है। प्रकृति में अपार मात्रा में पाया जा रहा है, तो भंडार खत्म होने की भी आवश्यकता नहीं है। जल चक्र इस प्रकार से पर्यावरण में बना हुआ है कि जल की कमी नहीं होने वाली है। और परिवहन क्षेत्र में प्रतिस्थापन का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, यानी जो हमारा परिवहन क्षेत्र है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सड़क में दौड़ने वाली कारें हो, उनमें अगर हमें जीवाश्म ईंधन को समाप्त करना है तो सबसे बढ़िया विकल्प हाइड्रोजन फ्यूल सेल उसमें हो सकता है। और लिथियम आयन का ये श्रेष्ठ विकल्प है। लिथियम आयन बैटरीज को अगर हमें समाप्त करना है और इसकी डिमांड से बचना है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था पे अनावश्यक रूप से बोझ डालेगी, क्योंकि हम पूरी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लिथियम आयन संचालित बैटरियों से चलाएंगे अपने, तो हमें केवल और केवल आयात पे निर्भर होना होगा, और ये अर्थव्यवस्था पे जोर डालेगा। तो इसका भी बेस्ट ऑप्शन, अगर इसकी जगह हमको यूज करना है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प हाइड्रोजन है। और चुनौती ये है कि स्वतंत्र रूप से प्राप्त ना होने वाली आपकी गैस है, तो इसको स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होती है, लेकिन हमारे पास में प्राकृतिक गैस के रूप में जैसे CH4 है आपका, कार्बन और हाइड्रोजन का सम्मिलन, जल के रूप में H2O के रूप में हाइड्रोजन हमको मिलती है। केवल हाइड्रोजन अलग से नहीं मिलती है, ये आपके यौगिकों के रूप में मिलती है। तो अब यहां से हाइड्रोजन को निकालना एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है, जिसमें बहुत सारी ऊर्जा
निवेशित करनी पड़ती है, जिससे फिर हम हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं। तो ये एक चुनौती अभी वर्तमान में हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनी हुई है कि हाइड्रोजन मुक्त रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है। हालांकि इसके लिए बहुत सारे विकल्प अपनाए जा रहे हैं। भारत में पहला कचड़े से हाइड्रोजन बनाने का प्लांट भी महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया है, जिसमें कचड़े के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन किया जा रहा है। वहां पे जो कचड़ा है उसको हाइड्रोजन उत्पादन उससे किया जा रहा है। और जो भारत का लक्ष्य है 25 मिलियन टन का 2047 तक, अगर इस तरीके की नई नई तकनीकियां आती रहीं तो संभव है कि ये लक्ष्य हम उसके बहुत पहले ही प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। हाइड्रोजन कैसे प्राप्त होगा? तो जैसे कि सबसे ज्यादा ऊर्जा गहन प्रक्रिया है जहां पे ऊर्जा का बहुत निवेश करना पड़ता है, और दो महत्वपूर्ण विधियां जो अभी प्रयोग की जा रही हैं वो है प्राकृतिक गैस पुनः संभवन और इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन का तात्पर्य है कि जब हम जल से विद्युत को गुजारते हैं तो वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और प्राकृतिक गैस पुनः संभवन में क्या होता है? हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए भाप हाइड्रोकार्बन ईंधन के साथ प्रतिक्रिया करता है। अब जैसे आप ये समझ लीजिए कि CH4 है, ये आपके प्राकृतिक मीथेन एक घटक है, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। अब यहाँ पे प्राकृतिक गैस पुनः संभवन में इनको अलग किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पे ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है और कार्बन का अन्य उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरी प्रक्रिया है इलेक्ट्रोलिसिस में पानी का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजन किया जाता है और ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में छोड़ दी जाती है और हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में करने के लिए उसको भंडारित कर लिया जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन का जो निर्माण है वो एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है, तो इस आधार पे उत्पादित हाइड्रोजन को कई श्रेणियों में रंगों के आधार पे बांटा गया है। और इसमें जो सबसे बढ़िया विकल्प है वो है आपका ग्रीन हाइड्रोजन का विकल्प। ग्रीन हाइड्रोजन का विकल्प सबसे बढ़िया इसलिए है क्योंकि इसके निर्माण में जो ऊर्जा प्रयोग की जाती है वो अक्षय ऊर्जा होती है, यानी कि कोई प्रदूषण नहीं होता है और अक्षय ऊर्जा के द्वारा आपका अगर हाइड्रोजन का निर्माण किया जा रहा है तो वो हाइड्रोजन कहलाएगी ग्रीन हाइड्रोजन। जैसे जल के इलेक्ट्रोलिसिस करनी है और उसके लिए आपको विद्युत चाहिए, तो विद्युत ऐसी हो जो आपकी अक्षय ऊर्जा से प्राप्त हो। जैसे आपने सोलर प्लांट लगाया, वहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिली, उस इलेक्ट्रिसिटी से आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लिया जल से, तो ये आपकी ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगी। ब्राउन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोलिसिस के लिए मान लीजिए जो बिजली प्रयोग की जा रही है वो कहां से बनी है? कोयले का उपयोग करके बनी है। यानी हाइड्रोजन निर्माण की एक प्रक्रिया ऐसी है जहां पे अक्षय ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो वो आपका ब्राउन हाइड्रोजन कहलाएगा। ब्राउन हाइड्रोजन कार्बन फ्यूल्ड डिराइव्ड हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये लो कार्बन डिराइव्ड हाइड्रोजन होती है। अब दो महत्वपूर्ण और संकल्पनाएं हैं, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन, इन दोनों में प्राकृतिक गैस का निर्माण किया जाता है और उस प्राकृतिक गैस से जो हमारी विद्युत प्राप्त होती है उससे आपका हाइड्रोजन निकाला जाता है। लेकिन इसमें क्या है, ग्रे हाइड्रोजन में उत्सर्जन को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, इसलिए ये ग्रे है। जबकि ब्लू जो है थोड़ा पर्यावरणीय रूप से अच्छा रंग माना जाता है, क्योंकि इसमें जो उत्सर्जन होता है उसको कार्बन कैप्चर कर लिया जाता है, यानी उत्सर्जन में जो कार्बन हो रहा है उसको कैप्चर कर लिया जाता है और उसके स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को भी कैप्चर किया जाता है। यानी जो कार्बन कैप्चर किया गया है उसका उपयोग आगे चल करके दूसरी जगहों में किया जा सकता है और यहाँ पे वो मुक्त पर्यावरण में नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए ये आपका ब्लू हाइड्रोजन कहलाता है। अगर श्रेष्ठता के क्रम पे नापें तो श्रेष्ठता का क्रम आपका इस प्रकार से रहेगा कि सबसे खराब अगर हाइड्रोजन इसमें से उत्पादित रूप से मानी जाए तो ब्राउन हाइड्रोजन है, क्योंकि सीधे सीधे कोयले का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा ग्रे हाइड्रोजन थोड़ी ठीक मानी जा सकती है, क्योंकि प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जा रहा है, प्रकृति में प्राप्त है, लेकिन उत्सर्जन तो कार्बन उत्सर्जन तो हो ही रहा है। ब्लू हाइड्रोजन इससे अच्छा विकल्प माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा बहुत उत्सर्जन हो रहा था उसको भी कैप्चर कर लिया जाता है और उस कार्बन का प्रयोग दूसरी जगह पे किया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो है वो आपका ग्रीन हाइड्रोजन है, क्योंकि ये लो डिराइव्ड हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो भी उत्सर्जन है वो कम से कम होता है, क्योंकि अक्षय ऊर्जा स्रोतों का आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है।
आइए समझने का प्रयास करते हैं कि बैटरी चालित वाहनों की जिस प्रकार से मांग बढ़ती जा रही है और लिथियम की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके विकल्प के रूप में हाइड्रोजन एक अच्छा विकल्प हमारे सामने बन के उभरा है। हाइड्रोजन का उपयोग परिवहन क्षेत्र में किया जा रहा है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन सेल किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से हम हाइड्रोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन हमको प्राप्त हो गई वैद्युत अपघटन के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, जिसमें हम जल का अपघटन करते हैं, या प्राकृतिक गैस पुनः संभवन से प्राप्त हो सकती है, जैसे हमने मीथेन को बांट लिया कार्बन और हाइड्रोजन में, और वहां से हमको जो हाइड्रोजन मिली। अब दूसरा प्रक्रिया यानी सेकंड स्टेप ये है कि किस प्रकार से हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसके लिए हाइड्रोजन सेल के बारे में समझना होगा। हाइड्रोजन सेल में बीच में एक आपका इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन होता है। इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एक एनोड होता है और दूसरी तरफ एक कैथोड होता है। अब इसमें एक तरफ से हाइड्रोजन का प्रवाह किया जाता है और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। हाइड्रोजन का जब प्रवाह किया जाता है तो एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड होता है और कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज से रिलेट होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जब एनोड के पास में जाता है तो प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज हैं वो आपस में टूट जाते हैं हाइड्रोजन के। प्रोटॉन्स इस एनोड के सहारे मेम्ब्रेन को पार करते हुए कैथोड की तरफ चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के लिए एक विशेष परिपथ का निर्माण किया जाता है, एक स्पेशल सर्किट का यूज किया जाता है और इलेक्ट्रॉन इसके माध्यम से मूव करते हुए कैथोड तक पहुंचते हैं और इसी परिपथ से चूंकि इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो यहां पे एनर्जी फॉर्मेशन होता है और उस ऊर्जा का प्रयोग हम कर लेते हैं। यहां पे जो बाकी आपके प्रोटॉन पहुंचे और इलेक्ट्रॉन भी पहुंच गए तो यहां पे हाइड्रोजन फिर से आपका संयुक्त हो जाता है और ऑक्सीजन यहां पे पहले से रहता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी के रूप में केवल उत्सर्जन होता है, यानी ऊर्जा भी हमको मिल गई और पर्यावरण रूप से कोई नुकसान भी नहीं हुआ, जल हमको बाहर मिल जाता है। यह पूरी प्रक्रिया हाइड्रोजन सेल के संदर्भ में रहती है और इसी का प्रयोग आजकल के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में किया जा रहा है, जिसको हम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहते हैं। फ्यूल सेल का मतलब है कि जहां पे हाइड्रोजन का फ्यूल के रूप में यूज किया जा रहा है वो वाली फ्यूल सेल जिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज हो रही है वो आपकी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहलाती हैं और इसी के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है। तो ये थी हाइड्रोजन सेल के कार्य करने की प्रणाली। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हाइड्रोजन चालित कारें गति करती हैं और वर्तमान में इनका प्रयोग क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें फ्यूल टैंक होता है जिसमें आपकी हाइड्रोजन भरी जाती है और इसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है फ्यूल सेल स्टैक। फ्यूल सेल स्टैक में ही हाइड्रोजन के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज किया जाता है जिसमें आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो मिलती हैं हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के बाद, जिससे कि केवल जल का निस्तारण होता है। अब हाइड्रोजन जाती है आपके हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्टैक में और इससे जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो ऊर्जा आपके यहाँ पे लगे इंजन तक पहुँचती है और यहाँ पे डीसी-डीसी कन्वर्टर और थर्मल सिस्टम कूलिंग के लिए लगा रहता है। ये तो हर कार में होता है, थर्मल सिस्टम कूलिंग के लिए जो होता है, और साथ ही में यहाँ पे बैटरी पैक भी रहता है। तो हाइड्रोजन से जो ईंधन बनता है, जो ऊर्जा हमको मिलती है वो बैटरीज में संचालित होती रहती है। यहाँ पे जो बैटरी है उसको लगातार चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो जैसे ही हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त होगी फ्यूल सेल स्टैक से तुरंत वो बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी और उस बैटरी से इंजन आपका चलने लगेगा। ये आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्टेशन मोटर है, यानी आपके बिजली से चलने वाले मोटर। तो इंजन जो है वो बिजली से चलने वाले मोटर के रूप में काम करते हैं। तो जैसे ही आपका हाइड्रोजन से फ्यूल सेल में गया, फ्यूल सेल से ऊर्जा मिली बैटरी को, बैटरी से इंजन आपका चलने लगेगा। और इसके साथ में एक और बैटरी जो यहाँ पे यूज होती है वो ऑक्सिलरी होती है, यानी जो भी कार में अन्य गतिविधियां हैं जैसे लाइट जल रही है, अंदर की लाइट है, पावर विंडोज हैं, उनके लिए जो आपके प्रयोग के लिए जो बैटरी है वो आपकी एक ऑक्सिलरी बैटरी आगे अलग से लगी होती है, जो कि आपके इस इंजन के साथ में जो पहिए मूव करते हैं उनसे चार्ज होती रहती है। तो ये आपकी हाइड्रोजन फ्यूल सेल कारों की पूरी प्रौद्योगिकी है, जहां पे फ्यूल सेल स्टैक सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊर्जा प्रदान करता है।
हालांकि इसमें भी चूंकि लिथियम आयन बैटरीज का यूज किया जा रहा है तो इसको भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है, लेकिन जो दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी अपेक्षा यहाँ पे केवल एक छोटी बैटरी ही यूज होती है, जबकि जो बैटरी चालित वाहन है उसमें ये पूरा हिस्सा ही बैटरी से भरा होता है, क्योंकि उसको उस वाहन को अगर दीर्घ की दूरी तय करनी है, लंबी दूरी तय करनी है, तो कई सारी बैटरियां होनी चाहिए जो चार्ज करें, क्योंकि वहां पे कोई चार्जिंग सिस्टम हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड नहीं होता है। उन बैटरियों को आपको प्लग इन करके चार्ज करना पड़ेगा, एक बार में जितनी चार्ज हो गई उतनी बार में वो व्हीकल उतनी चलेगी। लेकिन यहाँ पे इसको बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका चार्जिंग सिस्टम हाइड्रोजन फ्यूल बेस यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है हाइड्रोजन चालित कारें। हाइड्रोजन चालित कारों की अगर हम अन्य कारों से तुलना करें तो कुछ आधार हैं। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एंड चार्जिंग स्टेशन, अगर एक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करनी है तो उस पर क्या लागत आती है, तो चूंकि कोई भी प्रौद्योगिकी जब नवजात अवस्था में होती है तो वो बहुत महंगी होती है, और जैसे जैसे वो उपयोगिता अपनी सिद्ध करती जाती है, उसमें नई नई तकनीकियां आती जाती हैं, नई नई प्रौद्योगिकियां आती जाती हैं, उस वैसे वैसे वो सस्ती होती जाती है। तो वर्तमान में तो $1 मिलियन से $5 मिलियन है, लेकिन यहाँ पे केवल 60,000 से 16 लाख में इलेक्ट्रिक कारों के लिए आपका जो है इंस्टॉलिंग और चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किया जा सकता है। दूसरा, अगर हम फ्लेमेबिलिटी यानी इसकी दहनशीलता की बात करें तो हाइड्रोजन चूंकि हाईली इनफ्लेमेबल है, बहुत जल्दी जलती है, तो इसके भंडारण की भी एक चुनौती है कि ऐसे क्रायोजेनिक लेवल पे इसको रखना पड़ता है टैंक्स में, और ऐसे टैंक्स को मूविंग कार्स के साथ में रखना कितना सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये देखना होगा। इसी रूप में ये हाईली इन्फ्लेमेबल है। हालांकि इलेक्ट्रिक कारों में चूंकि बैटरीज का यूज होता है तो उसको अपेक्षाकृत सेफ माना जा सकता है। अगर ऊर्जा प्रयोग की बात करें तो हाइड्रोजन में ऊर्जा का प्रयोग 2 बार किया जा रहा है। कैसे? एक बार तो आपका जो हाइड्रोजन है वहां पे जब आपका ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, दूसरा हाइड्रोजन के निर्माण के लिए पहले ही एक बार ऊर्जा का प्रयोग किया जा चुका है, जो हमने हाइड्रोजन निर्माण की प्रक्रिया में समझा था कि वहां पे कई सारी विधियों से इलेक्ट्रोलिसिस जैसे हमको करनी है तो वहां पे ऊर्जा प्रयोग पहले एक बार हो चुका, फिर यहाँ पे दोबारा ऊर्जा प्रयोग हुआ। तो हाइड्रोजन फ्यूल कार्स एक तरीके से 2 बार ऊर्जा ले लेती हैं, जबकि यहाँ पे सीधे ग्रिड से हमको एक ही बार में ऊर्जा मिल जाती है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन पे बिजली डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी नेशनल ग्रिड से जुड़ी रहती है। रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है? तो हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में यूज करती है क्योंकि ये बैटरीज का यूज करती है, लेकिन यहाँ पे ये केवल केमिकल रिएक्शंस करती हैं। लिथियम के साथ में जो कैल्शियम रिएक्शन होता है वहां पे केमिकल्स का, उनके साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में यानी नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा विकल्प माना जा रहा है। उत्सर्जन के स्तर पे भी हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा विकल्प माना जा रहा है। इनको बनाने में कितना ऊर्जा क्षरण होता है, एनर्जी लॉस, तो 30% आपका ऊर्जा क्षरण होता है, और यहाँ पे कोई भी ऊर्जा क्षरण नहीं होता है। अब क्या इसकी बैटरियों का दोबारा प्रयोग किया जा सकता है? इसमें जो बैटरियां यूज होती हैं रीपर्पजिंग बैटरीज हैं, तो इसमें जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनको दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, और इसमें जो हैं उनका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी एक बार कार बनी, वो आपकी चली 10-15 साल, उसके बाद में वो बैटरीज बेकार हो जाती हैं, फिर आपको उन बैटरीज का कुछ रीयूज नहीं हो सकता है। और पॉपुलैरिटी की बात करें तो अभी तो हाइड्रोजन जो है ग्लोबली, आपने देखा कि जर्मनी में अभी ट्रेनें चलने लगी हैं, भारत में एक बस का उद्घाटन कर दिया गया है, गडकरी जी स्वयं एक फ्यूल सेल कार से गए थे। तो ये ग्लोबली और वाइडली यूज्ड है, कॉमर्शियली भी यूज्ड हो रहा है, और ये अभी टेस्टिंग के लेवल पे है, क्योंकि लिथियम की समस्या अभी भी बनी हुई है। बैटरी चालित वाहनों के लिए लिथियम की समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है कि लिथियम कैसे प्राप्त हो, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई इसकी कम है। तो ये थी तुलना। अब इस तुलना के आधार पे अभी हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा विकल्प हमको प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां इसमें विद्यमान हैं। लेकिन अभी ये प्रारंभिक अवस्था में तकनीकी है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, नए नए नवाचार होते जाएंगे, इसमें नई प्रौद्योगिकी का समावेश होगा, इन सभी चुनौतियों का समाधान हो जाएगा और एक श्रेष्ठ पर्यावरणीय विकल्प निकल करके हमारे सामने आएगा। एक श्रेष्ठ पर्यावरणीय विकल्प होने के साथ साथ हाइड्रोजन के साथ कुछ समस्याएं भी अभी विद्यमान हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों की बुनियादी ढांचे की कमी, और इसमें लगभग $1 मिलियन तक का खर्च आ जाता है एक स्टेशन को अगर हमें स्थापित करना है, क्योंकि क्रायोजेनिक अवस्था में रखना है,
तो क्रायोजेनिक अवस्था में परिवहन, क्रायोजेनिक अवस्था में भंडारण, ये दोनों अत्यंत खर्चीले विकल्प हैं। इस कारण से हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन अभी ना ही हैं और इनको बनाने का खर्च भी ज्यादा है, तो एक ये समस्या अभी बनी हुई है। इसके साथ साथ ये अत्यंत महंगी तकनीकी है, यानी जो एक हाइड्रोजन की कार है उसकी कीमत लगभग आपकी 80 लाख से 1 करोड़ से प्रारंभ होती है, जो कि भारत जैसे विकासशील देश में संभव नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको परचेज कर सकेंगे। तो ये केवल एक उच्च वर्ग के लिए तकनीकी बन करके रह जाएगी, इसलिए अभी ये अत्यंत महंगी तकनीकी है। और इसके साथ साथ में इसमें हाइड्रोजन में जो निर्माण हाइड्रोजन का करना पड़ रहा है, वहां पे भी जो ऊर्जा गहन तकनीकियां प्रयोग की जा रही हैं वो भी अत्यंत महंगी हैं। तो ना ही निर्माण के स्तर पे ना ही प्रयोग के स्तर पे, दोनों जगह पे अभी इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ये भी एक हाइड्रोजन ईंधन के साथ समस्या है। सुरक्षा उपायों संबंधित चिंताएं। अब चूंकि क्रायोजेनिक लेवल पे आप एक फ्यूल टैंक लेके कार में अगर घूमेंगे तो सुरक्षा संबंधी चिंता तो रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल है। जैसे ही आपका कहीं से भी थोड़ी सी भी उसको अगर चिंगारी मिलेगी तो बहुत तेजी से और तीव्र विस्फोट के साथ में जलती है। तो ये एक सुरक्षा संबंधी चुनौती है कि किस तरीके से कार एक्सीडेंट्स अगर होते हैं अगर ऐसी कारों के, तो वहां पे जो खतरे हैं उनको न्यूनतम कैसे किया जाएगा, ये एक सोचने का विषय रहेगा। इसके अलावा भंडारण और परिवहन दोनों इसके जटिल हैं और अतिरिक्त लागत से संबंधित हैं। और उत्पत्ति में ऊर्जा गहन प्रक्रियाओं का उपयोग, प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जा रहा है, कोयले का प्रयोग किया जा रहा है, तो ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन जैसे विकल्प हमारे सामने आ रहे हैं, जो न केवल आर्थिक दृष्टि से भी महंगे हैं, पर्यावरण दृष्टि से भी चुनौतीपूर्ण हैं। तो हाइड्रोजन हालांकि एक अभी चुनौतीपूर्ण विकल्प बना हुआ है, लेकिन जब भी कोई नई प्रौद्योगिकी आती है तो उसके साथ नई संभावनाएं भी आती हैं। जैसे आपकी कई सारे रोजगार इस तकनीकी से संबंधित अब सृजित होंगे, उन रोजगारों के माध्यम से आय सृजन भी हो सकता है। और बहुत सारी अर्थव्यवस्था जो अभी जीवाश्म ईंधनों की समस्या से जूझ रही हैं, आयात पे निर्भर हैं जीवाश्म ईंधनों के, उनको भी मुक्ति मिल सकती है। तो नई प्रौद्योगिकी के साथ नई संभावनाएं हमेशा जुड़ी रहती हैं और पूरी उम्मीद है कि हाइड्रोजन इन सभी संभावनाओं को पूरा करेगी। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।